पहले पूछते हैं अपने हमसाए में क्या हो रहा है। इंडिया में जो हुकूमत बन गई है नरेंद्र मोदी की, मखलूत हुकूमत है और उससे नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव की हिमायत से बनी है, उनको सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी थी। तो उनका वहाँ पे जो पार्लिमान है, जिसे लोअर असम्बली, जिसे हम लोअर हाउस को कौमी असम्बली कहते हैं, वहाँ लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा में वहाँ के अपोजिशन लीडर राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीर की और उसमें उन्होंने जो सख्त गिर और बहुत इंतहा पसंद हिंदू पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया और मुसलमानों के लिए अच्छी बातें की। तो सोहेब साहब से पूछते हैं कि ये राहुल के ऊपर जो इस वक्त शोर मचा हुआ है इंडिया में इंतहा पसंद हिंदू हल्कों में कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़े एहतराम से लिया और पीस बी अपॉन हिम उन्हें कहा, तो ये क्या मामला है, ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई और इसका बैकग्राउंड क्या है? शुक्रिया। देखें, इस मरतबा जो इलेक्शन हुआ है वो आप यूँ समझ लें कि इंडिया में जो नरेंद्र मोदी पार्टी थी वो मेन उसका एम्फेसिस यही था कि मुसलमान और हिंदू। अच्छा, जो अब राहुल गांधी ने अंदर पार्लियामेंट में कहा, सेम इसी किस्म की बातें जो हैं वो महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर हैं उन्होंने भी की, और दोनों बड़े जिसको कहते हैं ना दलाइल के साथ शार्प, जिसको कहते हैं शूटर की जगह अगर हम स्पीकर लगा लें तो बड़े पॉइंट्स के साथ वो बोलते हैं। अच्छा, इस पे उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी साहब ने कि हिंदू जो है वो हिंसा नहीं करता, मतलब वो टेररिस्ट नहीं है, कोई किसी पे फब्तियाँ नहीं करता, कोई तशद्दुद नहीं करता, कोई मारपीट नहीं करता, मतलब नेगेटिविटी उसमें नहीं है, ये उनका ओपिनियन था, और किसी भी मज़हब में नहीं है। फिर वो यहाँ से जब उन्होंने टेक ऑफ के सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो उनके भगवान है उनकी फ़ोटो दिखाई, उस पर शोर हो गया कि ये क्यों ले आए तस्वीर यहाँ पे, क्योंकि अब वो उनकी पिच पे आके ही अपना भारतीय जनता पार्टी को मार रहे थे, और जो उन्होंने आगे जुमले कहने थे उसके लिए ज़रूरी था कि बीच में राम को भगवान को लेके आते। पहले तो उन्होंने तस्वीर दिखाई, अब इतनी जुर्रत नहीं हुई वहाँ के जो उसको प्रिजाइड कर रहे थे उनमें के बिरला साहब में कि वो उसको निकाल सके कार्रवाई से, वो कार्रवाई से नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने जब टेक ऑफ करना शुरू किया तो फिर उन्हें मुसलमानों का किया कि इस्लाम में भी है ये हुजूर नबी करीम, आगे नाम लेके उन्होंने मे पीस बी अपॉन हिम पूरा कहा। अच्छा, ये कहने के बाद फिर वो कि अमन का मज़हब है, और ये सारे मज़हब जो हैं ये डर निकाल देते हैं इंसान के अंदर से, बुराई का डर निकाल देते हैं कि वो मतलब बुरे कामों की तरफ ना जाए और नेकी की तरफ जाए, और वो कोई सच बात कहते हुए ना डरे। उनका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी का डर अब ख़त्म हो गया, क्योंकि हर मज़हब में डर को ख़त्म, मज़हब ने डर को ख़त्म किया। फिर वो यहाँ से आगे गए अपना सिख मज़हब की तरफ, और फिर बाकी जो उनके दीगर से उनको कहा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बीच में मुसलसल शोर करती रही कि ये है। अच्छा, उन्होंने एंड में आके जब उसको सारी चीज़ों को जब उसको क्रक्स बताने लगे तो उन्होंने कहा कि ये तो टेररिस्ट हैं, मतलब उन्होंने तशद्दुद पसंद, टेररिस्ट, इनडायरेक्टली सारे के ये लड़ा रहे हैं मुल्कों के अंदर बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को उन्होंने सारा जिसमें कहते हैं ना कि मलबा डाल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उस पे फिर जो उनके अमित शाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर जो पहले बड़ा बोलते थे वो आए, वो स्पीकर से माफ़िया मांगने लगे कि स्पीकर साहब मदद करें, बचाएं, ये क्या तकरीरें हो रही हैं, ये तो मुल्क तोड़ने वाली फलाना, ये हिंसा कर रहे हैं, पूरी पार्टी को टेररिस्ट करार दे दिया, आप समझ ही नहीं रहे। अब बीच में सेकंड थर्ड स्पीच थी महुआ मोइत्रा की, ये वही हैं जो अडानी पर क्रिटिसाइज करने के इल्ज़ाम में कांग्रेस उस लोकसभा से निकाली गई अडवाणी। तो अडवाणी जो है वो जब उस पर इन्होंने तनकीद की तो उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने इनको सुने बगैर जो है ना इस चीज़ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये सवाल अडानी के ख़िलाफ़ पैसे लेके करती हैं, कुछ न कहीं फंड वंड जैसे पार्टी को देते हैं, भेजा होगा। मज़े की बात यह है कि यही जब अपना इस पर मुख्तलिफ इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने इनको बेगुनाह करार दिया हुआ था, और इवन इसमें इन्वॉल्वमेंट आखिर में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की, कि उससे वो भी पैसे पकड़ते रहे इस तरह के जो बड़े बिजनेसमैन। हाँ, बड़े पैसे पकड़ते रहे अल्लाह के फजल से, तो वो अल्लाह के फजल से ऐसे ही कहते, सॉरी। तो वो मतलब अपना ये जो मतलब फिर महुआ मोइत्रा ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में 8 मीम बोले, मुसलमान, मदरसा, मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरह से उन्होंने वो 8 जिनका हिंट उन्होंने मुसलमानों की तरफ लिया, और आखिर में जो तकरीर थी वो बहुत डेंजरस थी, एंटी मुस्लिम थी, कि मुसलमानों में उन्होंने तासुर दिया कि मुजरा मुसलमानों में होता है, इस तरह से मतलब उन्होंने लड़ाने की कोशिश की।
तो मैया ने इस पे जो आगे से स्पीच पकड़ी, उन्होंने ये कहा कि ये जब स्पीच हो रही थी तो किसने अपना जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्यों नहीं रोका, किसने एक्शन लिया? जिन इदारों ने एक्शन लिया तो वो तो सोए हुए थे बड़े मजे के से। तो अब मतलब उन्होंने टारगेट बना लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और चीफ इलेक्शन कमीशन को मेन टारगेट है कि ये हम अब इनको पकड़ेंगे। पहले उन्होंने अडानी को पकड़ा हुआ था। इतनी पुरानी जमहूरियत है, उन्हें कोई हम जैसा अच्छा, हमारे जैसा नहीं इलेक्शन कमिश्नर मिला। सॉरी, हाँ ये भी हमारे मुल्क अच्छा में तो मिल गया ना, थोड़ी देखिए अच्छा मिल गया तो चला ना। हमारे मुल्क में तो अभी नई नई जमहूरियत है, फिर भी इतने अच्छे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको ऐसा नहीं मिल सका। उनको नहीं मिला, वो जाहिर है जमहूरियत पुरानी है, लेकिन लोग अपने हिसाब से चलते हैं ना, सोचते ज़्यादा नहीं है, दरवाजे बंद रख के दिमाग के चलते हैं। हमारे यहाँ जरा दिमाग के दरीचे जिसको कहते हैं रोशन है, खुल के हवा आ रही होती है तो उसमें से चलते हैं। बार कैफना तो जो नरेंद्र मोदी ने आखिरी 2 स्पीचों में अपना स्टैंड लिया था, वो उन्होंने ये कहा था कि कहीं आज से 10-15 साल पहले जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहीं कहा था कि जिनके पास जो गवर्नमेंट के रकबे पड़े हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उन रकबों का सेंसस करेगी और वो उसको तकसीम करेगी ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनके पास कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हुकूमत कहती है कि बेरोजगार हैं तो जॉब दे देंगे, कोई बेजमीन किसान मकान नहीं है तो प्लॉट दे देंगे, और ये मतलब यूनिफॉर्मली सब में तकसीम होगा, जिसमें दलित भी हैं, सारे अदर हैं जो कुचली हुई क्लासें हैं। क्योंकि उस वक्त जो मंडल कमीशन बना था उसने ये कहा था कि मुसलमान जो वो 53% डिप्राइव्ड हैं और 80 करोड़ वहाँ पे तो अभी भी राशन पे गुजारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़ा फजल है अल्लाह ताला का। तो बाहर हमारे यहाँ तो गुर्बत नहीं है। नहीं वो उससे फजल बहुत है, जैसा मतलब होता है। सब लोग बड़ी बड़ी पजारों में घूम रहे हैं। नहीं वो देखें गरीब गुर्बत जो है ना, देखें आप अगर स्कॉच कॉर्नर में एक बड़ा स्कूल है, स्कूल के साथ कोई 150 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनके नाम भी हमें नहीं याद वो खड़ी होती हैं, और उसके साथ ही एक घर है जिसके पास 12 घंटे मैं देखता हूँ कि फ़कीरनियाँ बैठी होती हैं कि हमें कोई अल्लाह के वास्ते आके तो कुछ पैसे दे जाए। वो इंडिया से आई तो बधायर ऐसा लगता है कि वो शायद पाकिस्तानी शहरी नहीं है, क्योंकि मतलब इन लोगों को अगर कफील हुकूमत नहीं बन सकती, कफील से मीन्स के ऐसा नहीं कोई निज़ाम ला सकती जिसमें हुकूमत कफालत करे, स्टाइपेंड वगैरह दे, तो मतलब वो लोग उनकी कफालत कर सकते हैं जिनके ड्राइवर एसी चला के 8 घंटे वहाँ खड़े रहते हैं। और ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल के साथ जिसमें मतलब एक गाड़ी आगे जा रही होती है जो ड्रॉप करने के लिए होती है, पीछे एक डाला आ रहा होता है उनकी सिक्योरिटी के लिए यूँ करके, ऐसे लोग भी हैं। हमारे यहाँ बहुत खुशहाली है, वहाँ 80 करोड़ लोग बेचारे राशन पे गुजारा करते हैं। तो मतलब उसमें ज़्यादातर मुसलमान और दलित और शेड्यूल कास्ट और पहाड़ी पूरी लोग हैं। तो जब मीम का उन्होंने जिसको कहते हैं रोला खड़ा किया मोहितरा ने, मीम का क्या चक्कर है? वही अभी बताया ना कि मदरसा ये मोदी साहब वो कहते हैं ना अपने लिबास से पहचाने जाएंगे, तो उन्होंने फिर लिबास नाम उनको टच देने की कोशिश की कि अगले इलेक्शन में आपने इन लोगों को वोट नहीं देने, मुसलमानों को नहीं देने, मदरसे वालों को नहीं देने, अपना जो मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जी मनमोहन सिंह ने कहा, नाम तो नहीं लिया, कांग्रेस ने कहा है कि वो जो आपने राशन जमा करके रखा है, साल भर का कनक रखी हुई है, उसके अंदर जो आपने 2 कड़े रखे हुए हैं बेटी शादी के लिए, मंगलसूत्र रखा हुआ है, वो कड़े और जहेज का सामान मुसलमान छीन लेंगे। अब हम बात करते हैं सोहेब साहब, दुनिया में जमहूरियत की अम्मी जान जो हैं वो बरतानिया, कहते हैं कि बरतानिया जो है वो जमहूरियत की पैदाइश वहाँ पर हुई, तो वालदा हैं जमहूरियत की। वो तो इंडिया भी है ना, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज का सबसे बड़ी हैं। अच्छा, सबसे बड़ी हैं वो बड़ी होने के लिहाज से ना, पैदाइश के लिहाज से तो बरतानिया ही है, लेकिन वो उसको मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज लेते हैं कि हम बड़े हैं सबसे। अच्छा, और गंदी भी सबसे वही है। अच्छा, तो चलें अब बरतानिया का बताएं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या सिनारियो बन रहा है। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी और फ्रीडम यूके जो कि इंतहाई दाएं बाजू की, बाहर से आने वालों के मुखालिफ, इस्लामोफोबिया वाली पार्टी, इनमें जो मुकाबला होने जा रहा है। बहुत सुना है ऋषि सुनक की हालत अच्छी नहीं है, वो हार जाएंगे, और ये क्या लेबर पार्टी के जो नए लीडर हैं केयर स्टॉर्मर, इनकी क्या चांसेस हैं, आप बताइए। और कब हो रही है पोलिंग? जी देखिए, ये तो पोलिंग तो इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो मे बी के वहाँ पे आधा दिन गुजर गया हो पोलिंग का। अच्छा, हाँ, पोलिंग तो इस वक्त हो रही है। हाँ, हो रही है जब हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि शायद रात के 9-10 बजे तक होती रहती है। 10 बजे तक हमारे लोड शेडिंग नहीं होती ना, इसलिए देर तक हो। हमारे 5 बजे बंद कर देते हैं। हाँ, बस वो
वहाँ पे लोड शेडिंग वाला मौसम भी नहीं है ना इस वक्त, गर्मियाँ तो इतनी नहीं होंगी, तो मौसम बड़ा नॉर्मल होगा। स्वेटर उन्होंने बांधे होंगे अपनी कमर से कि शायद को पता थोड़ी कब चेंज हो जाए, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मौसम भी होता है। जजीरा सा है ना, बड़ा सा यूरोप का और अमेरिका का भी मौसम ऐसा ही है कि अभी धूप बादल हो जाएंगे, अभी धूप है तो अभी कुछ और हो जाएगा। तो एक तो ये कि वो जो ये मदर फॉर अपना अम्मी उस एंगल से कि वहाँ पे जमहूरियत पैदा हुई और नौआबादियाती निज़ाम भी वहीं पे पैदा हुआ। उन्होंने सबको गुलाम बनाना शुरू किया, अमेरिका भी गुलाम बनाया, हमें भी बनाया, आधे अफ्रीका को बनाया, बाद में गुलामी ट्रांसफ़र कर दी कि भाई आप ले लो, कुछ थोड़ी सी फ्रांस को दे दी, कुछ इधर दे दी, तो बची कुछ गुलामी पुर्तगाल ले गया कुछ। अब बाद में फिर चूंकि अमेरिका गुलाम रहा था तो उसने कहा हम गुलामों को फिर हम भी वो इनडायरेक्टली अशराफिया के साथ मिलके न्यू कॉलोनियलिज्म तो हम भी गुलाम रखें और गुलामी को मज़ीद आगे चलाएं। तो उन्होंने फिर अफ्रीकियों को, ज़ैम्बिया शैम्बिया को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, वहाँ से लाने शुरू कर दिए डायरेक्ट अपने डेवलपमेंट के लिए। तो बहरकैफ ये जो इस दफ़ा की है, आपने बिल्कुल बजा तौर पर कहा कि इस दफ़ा जो अपना ये अपोजिशन की पार्टी थी लेबर पार्टी, इस दफ़ा जो है पहले जेरमी कॉर्बन के ज़माने में वो कुछ थोड़ा सा और ट्रेंड उसने ले लिया था, जिसको यूरोपियंस ने फील किया कि शायद ये हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकता। इन्होंने जब टेक ओवर किया तो इन्होंने आते ये कहा कि हम सबसे पहले पार्टी को ठीक करेंगे और उसके बाद हम मुल्क को ठीक करेंगे। और इन्होंने आप देखें ना, पार्टी को ठीक किया, इनके पहले 205 निशस्तें थी और उनकी 355 प्लस में थी, 2 ऊपर एक। हाँ, तो अब ये है कि यहाँ पे इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा कि वो 350 400, बल्कि लोग कह रहे हैं कि शायद 400 हो, और इनके लेबर पार्टी के और कंजर्वेटिव अपनी जिसको कहते हैं पैदाइश के बाद से कोई बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मे बी सबसे जिसको कहते हैं ना 100 सीटें ले लेंगे, खौफनाक, हाँ 100 के आसपास ही होंगी इससे वो। और उनका वो अभी तो चूँकि वो वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं कि चलो कुछ थोड़ा सा इसको दें, बल्कि ऋषि सुनक ने तो जो उनकी तस्वीर यूँ आ रही है, वो आखिरी दरख्वास्त ये कह रहे हैं कि हमें इबरतनाक शिकस्त ना देना। मतलब जो उनकी आखिरी तकरीर है अब की, जो मतलब है हारें थोड़ी इज्जत। हाँ, तो वो कहते हैं कि जी हाँ कि हमें इबरतनाक शिकस्त ना देना, हमें ठीक है वोट मत देना लेकिन थोड़े से दे भी देना। और इनकी अपने जो सोनक साहब का अपना हल्का है वो भी उसमें हार जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यूरोपियन कल्चर पे इंडियन कल्चर को मुसर्रत करने की कोशिश की। एक तो ये था। दूसरा, इस वक्त जो एक सर्वे आ रहे हैं कि वहाँ के जो 17 इशूज़ हैं मेन, मसलन जॉबलेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नौजवान हो गए हैं। और आपको पता है नौजवान जहाँ भी जॉबलेस हो जाए, अगर एक जॉबलेस होगा तो नज़र आएगा 500 हैं। तो जो साइलेंट वोटर होता है उस पर वो जो एक मोबाइल और बड़ा मुतारी किस्म का वोटर होता है ना, वो छा जाता है और वही नज़र आता है कि वाइब्रेंट वोटर के मैं हूँ और जो फाल तबका। हाँ, तो वहाँ पे 4.4% जो है लोग नौजवान जॉबलेस हो गए। अब ये वहाँ का वन ऑफ द जिसको कहते हैं बिगेस्ट इशू। और इससे जो मेन इशू है वो इकॉनमी है। 55% लोग जो है वो कहते हैं कि टॉप पे इकॉनमी, और इसमें 55-60% लोग जो वो समझते हैं कि लेबर पार्टी जो है वो इकॉनमी को रिड्रेस कर सकती है। अच्छा, इसके बाद अब हम ये सुन रहे हैं कि जो 180 डिग्री पे रिवर्स आएगा ना, वो जो अपना फार राइट जीता हुआ इटली में, या थोड़ी सी सीटें उसने जर्मनी में ले ली हैं, या फ्रांस में नज़र आ रहा है, यूके में बिल्कुल उसके उलट चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो अपना इसके इमिग्रेंट्स के, जैसे वहाँ पे फार राइट है वो कह रहे हैं इमिग्रेंट्स को रोकना है, ये इमिग्रेंट्स को नहीं रोकेंगे। क्योंकि ऋषि सुनक साहब के चाह रहे थे कि हम ब्लॉक दी बोट, उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया कि जो कश्तियाँ हैं उसी में लोग जा रहे हैं ना, लिबिया से चला गया कोई, यूनान, कोई कब्रस कुब्रस इधर से बैठ गए, तो कहते हैं बोट को ब्लॉक करके अफ्रीकी मुल्क में डंप कर दो और उसको पैसे देंगे। इस पर हो भी रहा है, लेकिन बहरहाल ये पास भी हो गया, ये इसको भी रिवर्स कर देंगे। अच्छा, इस मसले पे ये फार राइट के साथ हैं कि जो जंग यूरोप ने छेड़ी हुई है, यूरोप में ही यूक्रेन की, उसमें प्रोलॉन्ग भी इसीलिए कर रहा है रशिया कि शायद इसमें जो यूरोपीय मुल्कों में आगे क्या कायदीन आएंगे वो इस जंग को खुद ही रोकेंगे। आप देखें ना, जो इवन इटली भी इस जंग के हक में नहीं है, जर्मनी भी रशिया के साथ, फ्रांस में जो पार्टी जीती है पहला राउंड, वो तो कहती है, वो तो बल्कि वो तो मिल भी चुकी हुई हैं। पिछले इलेक्शंस के दौरान में ही उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ बड़ी मुज़ाकरात किए, तो वो तो मतलब कहती हैं कि हमें तो कोई इशू नहीं है इसके साथ, रशिया के साथ, तो हम क्यों मतलब किसी और की अपना गेम खेलें। तो अच्छा, ये लोग खिलाफ हैं यूरोपियन के एक्सपेंशन के, इसके नेटो के, सॉरी, अब ये नेटो के एक्सपेंशन और यूरोपीय यूनियन के एक्सपेंशन दोनों रुक जाएंगी।
अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे लेबर पार्टी वाले? हाँ, कैसे करेंगे? अच्छा, लेबर पार्टी ज़रूरी है कि जीते, क्योंकि 40 लाख मुसलमान भी तो हैं, वो कुछ खुश नहीं है लेबर पार्टी से गज़ा की वजह से जो उन्होंने स्टैंड लिया। देखिए, जेरेमी कॉर्बन को नापसंद ही इसलिए किया गया था कि वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा फेवर में चले गए थे। अच्छा। मसला कश्मीर पे उन्होंने इतना स्ट्रांग लिया था, इतना स्ट्रांग, इंडियन नाराज़ हो गए। हाँ, इंडियंस ने उस पर वहाँ पे सारा उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी थी। और मेन क्योंकि मीडिया सारा इंटरनेशनल इंडियंस के पास है, और चाहे वो उनके इन्फोसिस हो, कोई भी हो, इवन जो बड़े हमारे सोशल मीडिया के ट्रेंड बनाने वाले ग्रुप्स भी हैं, और जो इवन कंपनीज़ हैं, जो सोशल मीडिया ग्रुप उसकी कंपनीज हैं, वो सारी उस पर भी हिंदू छाए हुए थे, कोई भी नाम ले लें आप। तो इतना वहाँ पे क्राइसिस पैदा हो गया कि कॉर्बन को अपोजिशन में होते हुए भी अपोजिशन छोड़नी पड़ गई। तो इन्होंने आके बैलेंस किया थोड़ा सा, इन्होंने कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया ताकि मतलब इंडिया नाराज़ ना, हिंदू एकदम 180 डिग्री पे इन्होंने रिवर्स कर दिया। लेकिन लेबर पार्टी आदतन जो है वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करती है, उनकी एक नेचर है कि वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करती है। और जो इकोनॉमी के इशूज़ हैं उनको भी वो ह्यूमन एंगल से लेगी, तो इमिग्रेंट्स को भी वो ह्यूमन एंगल से लेगी। तो अब ये जो है ना, ये इस पे इतना ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे जितना मतलब तवक्को है कि फ्रांस वाली चली जाएंगे, किसी भी चीज़ में नहीं जाएंगे। मेनली ये मियाना रवि को ही अपनाएंगे, जो मेरा आइडिया है। और जो इवन वहाँ पे एनालिसिस, स्कॉटिश नेशनल पार्टी भी तो है ना, वो जो स्कॉटलैंड की आज़ादी चाहती है, उनकी भी 30-40 सीटें होती हैं। उसके ये है कि सर के रेफरेंडम हुआ तो उसमें बड़े माइनर मार्जिन से वो कामयाब नहीं हो सके। और वो इतना प्रेशर आ गया कि उनकी जो प्रेसिडेंट थी वो भी प्रॉब्लम में आए। और ये वो तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सारे इसी तरह के मुल्क हैं ना, तो मुल्क से मतलब उनके सूबे हैं। हाँ, इसलिए तो उनको यूके ग्रेट यूके इसलिए कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम तो वो ये 3 है इनके, वो वेल्स और हाँ, इनके वहाँ पे स्ट्रेंथ कम है उनकी कांग्रेस में। उनकी जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस, उसमें इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, कोई 102-3 इसके आसपास ये मिल। वो कहते हैं फिर रेफरेंडम दोबारा कराया जाए, उसका कोई टाइम फ्रेम है। अच्छा, टाइम फ्रेम से हटेंगे, रिस्की भी बहुत है कि अगर वही रिजल्ट आ जाए तो क्या करें, क्योंकि इनको यूके में रहते हुए कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। लेकिन अब वो 50-50 डिवाइड हो जाते हैं कि हम किस तरह जाएं। इवन हैरत अंगेज तौर पर जो पिछला रेफरेंडम हुआ था उसमें जो वहाँ की मुस्लिम आबादी थी, उन्होंने इंडिपेंडेंस के हक में वोट नहीं दिया था। जो बाद में सर्वे आया ना, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन को तरजीह दी, यूके को, उसमें उसके अंदर रहने को। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये हैरानकुन तौर पर एक था कि जैसे अभी भी आप समझ रहे हैं ना कि शायद ये जो वहाँ के 40-35 लाख मुसलमान हैं वो खिलाफ चले जाएंगे लेबर पार्टी के। उनके पास कोई, देखें, उन्होंने चॉइस करनी है 2 ऐसे लीडरों में से कि कम लेसर ईवल कौन है। ईवल तो नहीं है, मैं कहता ना, मतलब कम जो है वो नुकसानदेह कौन है तो उसको रख लेते हैं। तो इस पर देखिए ना, राहुल गांधी इंडिया में वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने 1900, राहुल गांधी कह रहा हूँ, इनकी जो अपना फादर थे, उनके, हाँ, उनके दौर में ही वहाँ पे बुत रखे गए थे बाबरी मस्जिद में, जो कह रहे थे, जिस पे फिर एक रख के तो दरवाजे खोल के तो कह दिया राम आ गए, राम आ गए। तो राम लीला जो है ना, वो लीला, वो छोटे बच्चे बुत जो हैं वो रखे, तो उन्होंने कहा, और वहाँ पे पूजा शुरू होगी 2 कमरों में। तो ये वहाँ से क्राइसिस शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इतनी थी कि नरेंद्र मोदी साहब एक मुहर्रम की तकरीब में चले गए, उसमें गए। फिर ये एक जो आज दरूद पे कह रहे हैं, ये खुद भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो एक महफिल हुई, उसमें भी ये मेहमान खुसूसी के तौर पे इनके दाएं बाएं लोग बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे। तो ये मतलब बड़े फुल इस्लामी आदाब के साथ बैठ के सुन रहे थे। मोदी। आज नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।